All right. So virtual machine is basically are an important concept in computing. Their characteristic is their ability to emulate a computer system within another system. It means के let's say ये आपका मेन हार्डवेयर है जो आपके पास चल रहा है इस वक्त. लेट्स से आपका ये विंडोज का पीसी है, उसका हार्डवेयर है इंटेल का, इसके ऊपर आपके पास प्रोसेसर लगा हुआ है, इस पे आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज. विंडोज में आपके पास वर्चुअल मशीन चल रही है, ये एक सॉफ्टवेयर है. आपने कभी पीसी पे सेलफोन वाले गेम्स खेले या आपने PS3 वाले गेम खेले? एमुलेटर आप उसमें डाउनलोड करते हैं ना, वो एमुलेटर वर्चुअल मशीन. सही है ना. बिसाइड्स ये जितने भी आपको मैंने सिनेरियो अभी अंदाजन बताए हैं वर्किंग के, उसके अंदर अगर आप इस तरीके से देखें तो ये जो एमुलेटर होता है जिसके अंदर आप विंडोज के अंदर PS3 के गेम खेलते हैं या एंड्रॉइड के गेम खेलते हैं, ये बेसिकली क्या है? वर्चुअल मशीन. तो वर्चुअल मशीन से फिर वर्चुअल मशीन में गेस्ट ओएस होते हैं. अब फर्ज करें कि ये विंडोज है तो ये मैक ओएस है, ये एंड्रॉइड है, ये iOS है, और फिर इसमें इनकी अपनी एप्लीकेशन चल रही है. तो अब आप देखें ये जो एप्लीकेशन है, ये लेट से बनी हुई iOS के लिए, ये समझ रही है कि मैं iOS पे चल रहा हूँ. iOS समझ रहा है कि ये अपने अपने हार्डवेयर पे चल रहा है, लेकिन ये iOS किस पे चल रहा है? वर्चुअल मशीन पे. तो वर्चुअल मशीन क्या कर रहा है? इनको ऐसा दिखा रहा है, मॉकअप कर रहा है किसको? iOS वाली हार्डवेयर को. यहाँ पे लेट से ये आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, ये अपनी हार्डवेयर को समझ रहा है, ये अपनी हार्डवेयर को समझ रहा है. तो इसका मतलब ये है, और ये सारे के सारे, सबसे मजे की बात ये है कि ये सारे के सारे यहां से लेके यहां तक, ये सारे के सारे एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं. ये सब एक ही मेमोरी में लोड हुए हुए हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सारे के सारे शेयर्ड मेमोरी में हैं. शेयर्ड मेमोरी. तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सिर्फ ड्रॉबैक जो है ना वो है रिसोर्सेस की एलोकेशन. हमारे पास जो शेयर्ड मेन मेमोरी है, अब आप देखें मेन हार्डवेयर है, मेन हार्डवेयर के अंदर हमारे पास ये शेयर्ड मेन मेमोरी है, इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट वाला भी जिसके अंदर सब कुछ चल रहा है, इसी में वर्चुअल मशीन भी, इसी में बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन सब इस शेयर्ड मेमोरी में मौजूद है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रिसोर्सेज पर जो है वो बहुत ज्यादा दबाव होता है. रिसोर्सेज जो है, ये ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वर्चुअल मशीन आप लगाते हैं, वो रिसोर्स हंग्री होता है. सही है. तो अब कुछ पास पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी है, अगर इस एप्लीकेशन को कोई फाइल चाहिए स्टोरेज से, तो वो क्या करेगी? जाहिर है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगी. अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनी हार्डवेयर को बोलेगा. ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको बोलना है? हार्डवेयर को बोलना है, और किसको बोलना है? ठीक है ना. तो हार्डवेयर को बोलेगा. अब हार्डवेयर जो है ये तो ये समझ रहा है ये हार्डवेयर है हमारी, लेकिन ये तो वर्चुअल मशीन है. वर्चुअल मशीन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी एक्चुअल हार्डवेयर को बोलेगा. फिर वो यहाँ से फाइल वापस होस्ट में जाएगी, होस्ट से वर्चुअल में जाएगी, वर्चुअल से गेस्ट में जाएगी, और गेस्ट से फिर उस ऐप में जाएगी. तो इसको याद रखिएगा कि ये जो वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. और जो एक्चुअल मेन हार्डवेयर पे, एक्चुअल हार्डवेयर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो चलें लिखते हैं. वर्चुअल मशीन्स, VMs कहते हैं इसको. ठीक है. वर्चुअल मशीन्स जिनको हम कहते हैं VMs आर एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटिंग, characterized by their ability to emulate, remember emulator, to emulate a computer system, to emulate a computer system within another system, within another system. Let's discuss the role
and breakdown of virtual machines along their benefits and limitations। जैसा कि आपका सिलेबस जो है वो चाहता है, उसको उसके फायदे भी हमें बताने और उसके नुकसानात भी बताने। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्चुअल मशीन है। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्चुअल मशीन करनी है कि ये एक्चुअली है किस तरीके से। somehow on and off there is always a question related to virtual machines in past papers। सही है, it is actually important topic। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन जो है वर्चुअल मशीन की, a virtual machine is a software, a virtual machine is a software emulation of a physical computer। Physical computer, it runs an operating system, it runs an operating system and applications just like a physical computer, just like a physical computer, but is managed and contained within a host system, within a host system। All right, how it works, अब हमें डिस्कस करना है how it works। All right, virtual machines utilize a hypervisor, a type of software, it is a software, a type of software that creates and runs virtual machines, The hypervisor can run on bare hardware मींस हाइपरवाइजर खुद भी वर्चुअल मशीन खुद भी डायरेक्ट प्रोसेसर पे चल सकती है या फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है, और ऑन टॉप ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए एग्जांपल्स ऑफ द रूल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स ऑफ द रूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बल्कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ वर्चुअल मशीन के बजाय डायरेक्ट वर्चुअल मशीन लिखते हैं, ऑफ द वर्चुअल मशीन। एग्जाम्पल्स, हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो है ये हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में।
टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि किन जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक डिफरेंट हार्डवेयर है और आप एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वर्चुअल मशीन लगा के उस सॉफ्टवेयर की जो अपनी मदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फील्ड है उसके अंदर उसको आप चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट में ये है कि अगर आपके पास विंडोज है और आप आईओएस के सॉफ्टवेयर जो कि सिर्फ मैक ओएस में डेवलप हो सकते हैं उनको अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आप मैक ओएस की वर्चुअल मशीन लगा के उसमें आईओएस के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट developers use virtual machines to test software in different environments, without needing multiple physical machines. Multiple physical machines. Number two, server virtualization. Server virtualization. सर्वर हर कंप्यूटर को कहते हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई सर्विस दे रहा हो, ठीक है। तो हम एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स चला सकते हैं टू सर्व एंड टू बेटर फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेस। So virtual machines can run multiple virtual machines can run on a single physical server, on a single physical server, allowing better utilization of resources. Allowing better utilization of resources. All right, if you have got a bigger memory, if you have got a better storage, if you have got a faster processor, तो हम मल्टीटास्किंग करेंगे, हम एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन लगा देंगे और एक से ज्यादा लोगों को टू द मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज सर्व कर सकते हैं। अगर आप एक ही चलाएंगे तो उसमें डिले आएगा, तो आप एक से ज्यादा इंस्टेंसेस चला के एक से ज्यादा लोगों को ओवर द सर्वर वो कर सकते हैं। अब आ गया तीसरा, लेगेसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल क्या दी थी, मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि आपने हार्डवेयर चेंज कर ली, आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो पुराने हार्डवेयर के रखे हुए हैं, आप उनको कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप वर्चुअल मशीन लगा के नए फिजिकल मशीन्स पे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम चला के आप अपने कंटिन्यू करते रहेंगे सॉफ्टवेयर को, जब तक कि आप जो है वो नए सॉफ्टवेयर फॉर न्यू हार्डवेयर जो है वो नहीं बना लेते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेगेसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट। वर्चुअल मशीन्स can emulate older operating system older operating systems, allowing legacy applications to run on new hardware. All right, और इसके बाद हमारे पास इसके एजुकेशनल पर्पसेस आ सकते हैं। एजुकेशनल पर्पसेस, एजुकेशनल पर्पसेस का क्या मतलब हुआ, एजुकेशनल पर्पसेस का मतलब हुआ कि आप स्टूडेंट्स को अपने एक्चुअल रिसोर्सेज ना होते हुए भी
नए एप्लीकेशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन्स प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट safe environment for students to learn, for students to learn and experiment with different operating systems, and network configurations. Alright. अब हम इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं कि हमारे पास इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स, benefits of virtual machines. Number one, isolation. आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप जब एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन चला रहे होते हैं तो एक वर्चुअल मशीन के काम की वजह से दूसरी वर्चुअल मशीन या उसके अंदर अगर वो हैंग करती है या कोई प्रॉब्लम करती है तो दूसरी वर्चुअल मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अब आप इसमें लिखें वीएम्स वर्चुअल मशीन, virtual machines are isolated from each other. इसका क्या मतलब हुआ? ensuring problems in one virtual machine, problems in one virtual machine don't affect others, don't affect others. ठीक है, इसके बाद आ गया रिसोर्स एफिशिएंसी। रिसोर्स एफिशिएंसी रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं टू द फुलेस्ट इस्तेमाल हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर में एक वर्चुअल एक एप्लीकेशन में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो वो जितने इसको जरूरत है वो कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों को या बहुत ज्यादा चीजों को सर्वर के ऊपर होते हुए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्चुअल मशीन होंगी तो आप टू द फुलेस्ट जितनी भी एबिलिटी है आपके हार्डवेयर की या प्रोसेसर की, आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, मेमोरी को मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और लोगों को चीजों को सपोर्ट देंगे। यानी कि मल्टीटास्किंग के अंदर ये पिनाकल के हैसियत से काम करता है। VMs allow for more efficient use, for more efficient use of physical hardware resources. अब देखें फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? एनी टाइम न्यू वर्चुअल मशीन्स कैन बी क्रिएटेड, जब भी आपको जरूरत हो, एज फार एज द मेमोरी जो आपके सिस्टम की इट अलाउस, कैन बी क्रिएटेड एंड स्केल्ड अप। स्केल अप का क्या मतलब है? स्केल्ड अप एंड और डाउन एज नीडेड।
आपके पास आपने नया नया कंप्यूटर का सर्वर बनाया है, आपके पास अभी कम यूजर है, आपको एक या दो वर्चुअल मशीन्स की जरूरत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके यूजर बढ़ रहे हैं, आपने रैम और लगाई, आपने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स बढ़ा दिया ताकि आप ज्यादा यूजर्स को सपोर्ट करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फील कर रहे हैं कि अब आपको मजीद ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, आप अपनी वर्चुअल मशीन्स कम कर लें। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप वर्चुअल मशीन के मल्टीपल इंस्टेंसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, हर इंस्टेंस ज्यादा ज्यादा यूजर को सपोर्ट भी कर सकता है। बस आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एज इन मेमोरी आपके पास इतनी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो बोझ पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, हार्डवेयर पे और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वो स्लो होते चले जाएंगे विद द पैसेज। अभी हम लिमिटेशंस पे बात करते हैं। और सबसे जो अल्टीमेट इसका जो फायदा है वो आपको कॉस्ट एफिशिएंसी है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको खरीदना नहीं पड़ता हार्डवेयर। और अब जो है आपके पास क्या होता है, अब तो आपके पास क्लाउड पे होती है वर्चुअल मशीन्स। आप जो है डाउनलोड भी ना करें, आप क्लाउड के ऊपर अपना काम कर लें, वो आपके कंप्यूटर की विंडो में या ब्राउजर के अंदर खुल जाएंगी। सो अगर आप खुद लगा रहे हैं, हमारा सिलेबस तो खैर क्लाउड के हिसाब से नहीं बल्कि लोकल मशीन्स के हिसाब से बनाया गया है, तो उसके अंदर हमारे पास कॉस्ट कॉस्ट एफिशिएंसी क्या है कि इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल हार्डवेयर और दैट एक्चुअली सेव्स ऑन कॉस्ट्स। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशंस की बात कर लें। दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लिमिटेशंस। इसके हमारे अंदर लिमिटेशंस क्या क्या, लिमिटेशंस ऑफ वर्चुअल मशीन्स। पहली जो लिमिटेशन है सॉरी, वो सबसे ज्यादा डिस्कस होती है हमारे पास पेपर्स में, वो है परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस ओवरहेड जो है वो ज्यादा है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये ज्यादा बड़े नहीं आते। ठीक है, तो हम बस एक एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करते हैं। वर्चुअल मशीन्स में रन स्लोअर, virtual machines may run slower than native systems due to the overhead of virtualization. Due to the overhead of virtualization. अब इसका क्या मतलब हुआ, आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर को उसकी ओरिजिनल हार्डवेयर पे चलाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस ही और होती है, क्योंकि वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है, बीच में उसका गेस्ट सॉरी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता और डिफरेंट हार्डवेयर नहीं होती, वर्चुअल मशीन नहीं होती, तो उसकी बात ही और होती है कि वो डायरेक्टली जो है वो उसको अपना डिस्कस कर रहा होता है अपने मसाइल को अपने हार्डवेयर यानी कि अपने प्रोसेसर के साथ। फिर रिसोर्स इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ये जो है रिसोर्स इंटेंसिव है, इसको ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत होती है, जिस मशीन पे ये चल रहा है उसके ऊपर रिसोर्स इंटेंसिव है। ऑलराइट, तो जितनी ज्यादा आपको वर्चुअलाइजेशन चाहिए, जितनी ज्यादा सपोर्ट चाहिए, जितना आप डिफरेंट सिस्टम्स को एक साथ चला के देखना चाहते हैं, जितने आपको इंस्टेंसेस चाहिए उतने ज्यादा आपको मेमोरी वगैरह की भी जरूरत होगी। सो दे रिक्वायर सब्सटेंशियल लिख नहीं रहा है, सिस्टम रिसोर्सेज। अच्छा, जो सिस्टम की रिसोर्सेज हैं जो सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं उसमें हमारे पास सीपीयू इज द प्राइम, फिर हमारे पास आती है मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर हमारे पास तीसरी जो है वो क्या चाहिए हमें, स्टोरेज। अच्छा, इसमें ये होता है कि स्टोरेज भी आपको एसएसडी टाइप चाहिए होगी अगर आप कमर्शियली इसको रन करने के चक्कर में। ठीक है, टू रन इफेक्टिवली। अच्छा, तीसरा है हमारे पास इसकी मैनेजमेंट मुश्किल है, तो हम इसको बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। मेरे एक दोस्त हैं गुलजार साहब, गुलजार भाई ने कभी वीएम वेयर के अंदर जो है वो किया था,
स्पेशलाइजेशन करी थी। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी ने उनको हायर करके सिंगापुर भेज दिया, सिंगापुर में कई साल तक रहते रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया को सिटीजनशिप मिल गई। तो वो वर्चुअल वीएम वेयर के ऊपर उन्होंने स्पेशलाइज किया था, तो वीएम वेयर की कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, ही इज वेरी सक्सेसफुल नाउ डेज। अब हो सकता है उन्होंने वो छोड़ दिया हो, बट दैट बिकेम द रीजन फॉर हिज सक्सेस। ऑलराइट, तो वीएमवेयर की सक्सेस बहुत ज्यादा है। सो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट से मुझे याद आ गया, क्योंकि इसको लर्न करना आसान चीज नहीं। हम तो जैसे इम्यूलेटर गेम वेम के लिए, तो एक गेम का इम्यूलेटर होता है ना, वो मैंने आपको बताया ना कि वर्चुअल मशीन तो बेयर हार्डवेयर पे भी चल जाती है, या वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल जाती है। तो वो तो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। अब जैसे एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है पैरेलल्स के नाम से, जो चलता है मैक ओएस पे। तो जब मुझे अपने स्टूडेंट्स को विजुअल बेसिक पे करवाना होता था, विजुअल बेसिक हम 2010, अब तो नया जो विजुअल स्टूडियो है वो तो डायरेक्ट मैक पे चल जाता है, लेकिन पहले नहीं चला करता था। तो हम क्या करते थे, पैरेलल्स डाउनलोड करवाते थे, पैरेलल्स में विंडोज की एनवायरनमेंट आती थी, उसमें बच्चे विजुअल बेसिक के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो को, और उसमें प्रोग्रामिंग किया करते थे। तो ये तो एक कॉमन, बहुत छोटी सी लेवल पे नीड हो गई ना, इंडिविजुअल नीड, लेकिन कमर्शियल लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है। तो ये जो वर्चुअल मशीन है, कई बार ये भी होता है कि ये बेयर मेन हार्डवेयर पे भी चल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जरा रिसोर्सेज और कमर्शलाइजेशन का एस्पेक्ट है, वो प्रोफेशनल लेवल पे होता है वो काम। अदरवाइज ज्यादातर वर्चुअल मशीन जो हमारे सिलेबस में, वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही चल रही है। तो यू गेट द आइडिया कि आपको जो ये वाली चीज है और ये वाली चीज है, ये बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो अब लिमिटेशंस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट आ गई। मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स, managing a large number of virtual machines can be complex and resource intensive, can be very complex and resource intensive। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट लिमिटेशन है जो सबसे बड़ा कंसर्न है आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में, और वो है सिक्योरिटी रिस्क। राइट, वो क्या है? सिक्योरिटी रिस्क। This is the last thing that we need to know as far as our syllabus is concerned. Improperly configured जो virtual machines होती हैं, और वो डायरेक्ट अगर ऑनलाइन एक्ट कर रही हैं, लोगों के साथ वो कर रही हैं इंटरैक्ट, और वो ओपन एरिया में है, तो उनको कोई भी हैक कर सकता है। उनको यूज करके आपके एक्चुअल हार्डवेयर के अंदर भी वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो इट इज नॉट इजी टू जस्ट कॉन्फ़िगर देम एंड जस्ट यूज देम लाइक दैट। ये भी हो सकता है कि हमें जो है वो उसकी वजह से रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, डेटा ब्रीच और इन सबको देखना हो। आप देखें, कुछ भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जो है वो डेटा ब्रीच बड़ा कॉमन हो गया है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट थिंग, improperly configured improperly configured virtual machines can be security risk, especially if vulnerabilities in especially if vulnerabilities is in the hypervisor, in the hypervisor are exploited। ठीक है, सो समरी क्या हो गई? Virtual machines offer a flexible, isolated, and resource efficient way to use computing resources, but they come with challenges related to performance, resources, demands, management, complexity, and security. So that's your virtual machine thing. अब ये जो
इमेज मैंने आपको यहाँ पर बना के इसको समझाने की कोशिश करी है। दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स के अंदर एक क्वेश्चन है। सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ योर चैप्टर 15। अब नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 15 के सारे पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे और फिर हम नए चैप्टर पे दाखिल होंगे। ठीक हो गया?